Hey guys, I am Ayush Sharma. Welcome back to my channel SR Tuition Lecture. So friends, in last video we have started the topic that is atomic size, and in this video we will continue the same topic that is atomic size. So friends, before starting the video, the same thing I would like to say is do not skip a video a bit and see the video from start to end, because today video is going to very useful to you. So without wasting your time, let's start our topic. सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि कोवैलेंट रेडियस को जो है सो हम लोग एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग भी जो है सो हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसी को समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले कोवैलेंट रेडियस जो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है SBCR, दूसरा होता है DBCR, तीसरा होता है TBCR। ठीक है, तो SBCR का मतलब क्या होता है? तो SBCR का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, दूसरा होता है DBCR जिसका मतलब होता है डबल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। तीसरा टाइप होता है TBCR जिसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके ये तीनों टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप से मेरा SBCR यानी कि सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। तो ये सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस होता क्या है? तो कोवैलेंट रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सिंगल बॉन्ड से फॉर्म होता है। ठीक है, उसका हम लोग कोवैलेंट रेडियस जब निकालते हैं तो उसको हम लोग SBCR बोलते हैं। कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि H2, तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स जो है सो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जैसे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स जो है सो कैसे फॉर्म हो रहा है? तो H2 मॉलिक्यूल्स जो है सो सिंगल बॉन्ड से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल्स का जब हम लोग कोवैलेंट रेडियस निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग DBCR करने का मतलब डबल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? तो डबल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? तो कोवैलेंट रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, यानी कि वैसा मॉलिक्यूल जो कि डबल बॉन्ड से फॉर्म होता है उसका हम लोग कोवैलेंट रेडियस निकालते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे O2 मॉलिक्यूल्स जो है सो जब हम इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी कि O2 मॉलिक्यूल जो है सो डबल बॉन्ड से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है सो डबल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस यानी कि कोवैलेंट रेडियस जब निकालेंगे तो कैसा रेडियस होगा? तो डबल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस होगा। ठीक है, और तीसरा होता है TBCR जिसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। तो ये क्या होता है? तो कोवैलेंट रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि ट्रिपल बॉन्ड से फॉर्म होता है उसको हम लोग कोवैलेंट रेडियस ऑफ यानी कि ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के जैसे N2, तो यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल्स जो है सो इसके N यानी कि N और N नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो है सो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। यानी कि यहाँ पे जो है सो ये जो मॉलिक्यूल्स N2 मॉलिक्यूल्स जो बन रहा है ये ट्रिपल बॉन्ड से फॉर्म हो रहा है। यानी कि इसका जो कोवैलेंट रेडियस जो हम निकालेंगे तो उसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे, TBCR यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे। ठीक है, और एक नोट्स है जो कि आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, क्या है नोट्स में कि फॉर सिमिलर एटम द वैल्यू ऑफ SBCR, DBCR एंड TBCR आर इन ऑर्डर ऑफ ए। करने का मतलब कि सिमिलर एटम के लिए सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस, डबल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस और ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस का जो वैल्यू होगा वो इस ऑर्डर में होगा। कहने का मतलब कि SBCR का जो वैल्यू होगा वो DBCR से ज़्यादा होगा और DBCR का वैल्यू जो होगा सो TBCR से ज़्यादा होगा। यानी कि सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस डबल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस से ज़्यादा होगा और डबल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस से ज़्यादा होगा। ये नोट्स जो है सो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू जो सो इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है IIT JEE में। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन इसमें पूछेगा? तो क्वेश्चन एक इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको डाटा दिया रहेगा कि एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, तो वो एक O2 मॉलिक्यूल्स है और एक N2 मॉलिक्यूल्स है, तो आपको बताना है कि दोनों में कंपैरिजन करना है। तो अब O2 मॉलिक्यूल्स जो होता है तो O2 मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है और N2 मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका हम लोग कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें डाटा गिवन ही नहीं है। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी हम लोग नोट्स में पढ़े हैं कि सिमिलर एटम का बात हो रहा है।
ठीक है। तो हम लोग उसको कंपैरिजन कब करेंगे तो उसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम ले रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर हम ले रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और फिर ले रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे तो एटम सेम है, और एटम सेम है, और तीनों के तीनों एटम जो हम जो भी देख रहे हैं इसमें अलग अलग बॉन्ड से जो है सो ये बन रहा है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें जो है सो हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल्स जो होगा कौन से मॉलिक्यूल्स का रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये नोट्स को हमेशा ध्यान में रखना है कि सिमिलर एटम के लिए सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस का जो वैल्यू होता है वो डबल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस से ज़्यादा होता है, और डबल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस का वैल्यू जो होता है तो ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस से ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपको ये बात तभी समझ में आएगा जब आप मेरे वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। और अभी तक पिछले वीडियो को भी अगर आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, तभी जाकर जो है सो आप लोग को एक एक लाइन जो है सो समझ में आएगा। क्योंकि मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो कुछ ना कुछ रिलेट कर, यानी कि पिछले जितने भी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ सबसे रिलेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियो को, पिछले वाले वीडियो सारे जितने हैं सबको देख लीजिए, ठीक है। तो बिना देर के आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग मेटालिक रेडियस के बारे में जानेंगे। तो मेटालिक रेडियस हम लोग किसके लिए निकालते हैं, तो मेटालिक रेडियस जो है सो हम लोग मेटल्स के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इस फिगर के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एटम ये जो है सो मेटल्स है, ठीक है। तो ये सारे मेटल्स हैं, यानी कि ये एटम भी, ये एटम, ये सारे जो है सो मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो ये दो एटम है, ये दोनों एटम मिलकर जो है सो यहाँ पे बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो इन दोनों एटम के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है सो उसको हम लोग डीएम से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग और डीएम से डिनोट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर मेटालिक रेडियस निकालना हो तो मेटालिक रेडियस कैसे निकालते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये भी कि मेटालिक रेडियस को हम लोग आर और छोटा एम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस कैसे निकलता है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है उसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो मेरा मेटालिक रेडियस निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों एटम के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या है, डीएम है, ठीक है। और डीएम को जो हम लोग हाफ कर देंगे तो मेरा ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला आर एम, तो ये जो होगा मेरा डिस्टेंस, ये हो जाएगा मेटालिक रेडियस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आर में, यानी कि मेटालिक रेडियस को हम ए मान रहे हैं, ठीक है, और एटॉमिक रेडियस को बी मान रहे हैं। और इन दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा, यानी कि मेटालिक रेडियस जो होगा सो एटॉमिक रेडियस से ऑलमोस्ट इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो एटॉमिक रेडियस के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ कि सेंटर से किसी भी एटम का जो एटॉमिक रेडियस जो होता है उसको हम लोग सेंटर और यानी कि लास्ट सेल का जो लास्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग मेटालिक रेडियस बोलते हैं, या फिर मेटालिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये जो आर, इसको हम लोग मेटालिक रेडियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, तो ये एटॉमिक रेडियस भी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेटालिक रेडियस जो होता है सो एटॉमिक रेडियस के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग वान डेर वाल रेडियस के बारे में जानेंगे। तो वान डेर वाल रेडियस जो होता है उसको हम लोग आर भी डी डब्ल्यू से जो है सो डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वान डेर वाल रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं, वान डेर वाल रेडियस किसको बोलते हैं, तो इसका डिफिनीसन क्या होगा, तो द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वान डेर वाल रेडियस, यानी कि दो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग वान डेर वाल रेडियस बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसको एक फिगर के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो है ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन एटम, यानी कि दोनों क्लोरीन एटम मिल के जो है सो Cl2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है, ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को का अगर हम बात करें तो इसमें ये भी क्लोरीन एटम है और ये भी क्लोरीन एटम है, ठीक है। और ये दोनों जो है सो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और हम लोग पिछले वीडियो में ये भी देख चुके हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड किसके लिए बनता है, तो वैसे एटम के लिए बनता है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, उसके लिए हम लोग कोवैलेंट रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन जो है सो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसके लिए तो हम लोग कोवैलेंट रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो निकला है तो ये दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो DC है, ठीक है। और इसको जब हम हाफ कर देंगे तो मेरा RC, यानी कि ये जो डिस्टेंस RC है कोवैलेंट रेडियस निकल कर आ जाएगा। लेकिन हमको तो कोवैलेंट रेडियस निकालना ही नहीं है, हमको तो वान डेर वाल रेडियस निकालना है।
तो ये कैसे निकलेगा, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स है, Cl2 मॉलिक्यूल्स ये भी है, Cl2 मॉलिक्यूल्स ये भी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है सो वो dV/dW है, ठीक है। और जब हम लोग dV/dW को जब हम लोग हाफ कर देंगे तब जाके मेरा वैन डेर वाल्स रेडियस निकल के आएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि वैन डेर वाल्स रेडियस जो होता है सो बराबर होता है dV/dW/2 के, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जब हम इसको हाफ कर देंगे तो मेरा जो है सो वैन डेर वाल्स रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो RV/dW का ये वाला जो डिस्टेंस है RV/dW, यही मेरा वैन डेर वाल्स रेडियस है, ठीक है। तो अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कैसे, तो हम आर एटॉमिक यानी कि एटॉमिक रेडियस को ए मान लिए हैं और वैन डेर वाल्स रेडियस को बी मान लिए हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे बी यानी कि वैन डेर वाल्स रेडियस जो होगा सो एटॉमिक रेडियस से ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा वो तो आपको फिगर में ही देख के पता चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ से ये सेंटर से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको तो हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, और यहाँ इस सेंटर से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग वैन डेर वाल्स रेडियस बोलेंगे। तो ये तो फिगर से ही पता चल रहा है कि वैन डेर वाल्स रेडियस जो होगा सो एटॉमिक रेडियस से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि वैन डेर वाल्स रेडियस जो होता है सो एटॉमिक रेडियस से ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। और एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि नोवल गैसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग वैन डेर वाल्स रेडियस ही निकालते हैं। नोवल गैसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग वैन डेर वाल्स रेडियस ही निकालते हैं, ये बात ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट रेडियस यानी कि हम लोग आयोनिक रेडियस के बारे में जानेंगे जो कि लास्ट है, ठीक है। तो आयोनिक रेडियस हम लोग किसके लिए निकालते हैं, तो आयोनिक रेडियस हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आयंस, यहाँ पे आयंस होता क्या है, ठीक है। आयोनिक रेडियस निकालना है तो आयन ही पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आयंस क्या होता है। तो आयंस को डिफिनीशन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि चार्ज्ड स्पेसिस ऑन एन एटम इज कॉल्ड आयन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि अब Mg है, ये मैग्नीशियम है और ये एक एटम है, ठीक है। अगर हम इस पे Mg+2 बोल रहे हैं, Mg++, तो ये तो इसके ऊपर चार्ज स्पेसिस हो गया। तो ये यहाँ पे Mg++ यानी कि Mg+2 जो हो गया ये यहाँ पे क्या हो गया, आयंस हो गया, ठीक है। तो आयंस क्या होता है, तो चार्ज्ड स्पेसिस ऑन एन एटम इज कॉल्ड आयंस, ठीक है। और आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, कटायन और अनायन, ठीक है। अगर बात करें कटायन का तो कटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और कटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और अनायन जो होता है सो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो कटायन कैसे फॉर्म होता है, तो कटायन फॉर्म होता है किसी भी एटम से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, किसी भी एटम से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो कटायन फॉर्म होता है, ठीक है। और किसी भी एटम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं यानी कि बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म होता है, अनायन फॉर्म होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी एटम से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस एटम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस हो जाता है, ठीक है। और जब भी किसी भी एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि निगेटिव चार्ज जो है सो उस पर चढ़ जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। तो जिस तरह से आयंस के 2 टाइप्स होते हैं, कटायन और अनायन, उसी तरह से आयोनिक रेडियस के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कटायनिक रेडियस, एक होता है अनायनिक रेडियस, ठीक है। तो अब कटायनिक रेडियस और अनायनिक रेडियस इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो एक एग्जांपल जैसे कि मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक कार्बन के बारे में। तो कार्बन जो होता है सो ये कार्बन एटम का अगर हम उसमें बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं और प्रोटॉन भी 6 होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे ही उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही चढ़ेगा तो वो बन जाएगा C+। अब C+ का अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटॉन तो 6 ही होगा, क्योंकि अगर हम एटम पर जितना भी हम चार्ज है प्रोटॉन सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है सो घटता बढ़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कार्बन एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो C+ बन जाएगा, और C+ बन जाएगा तो वो एक कटायन फॉर्म हो गया। और C+ में प्रोटॉन तो 6 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, ठीक है।
जब प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो प्रोटॉन किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन कम है तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा आराम से, यानी कि इसका जो साइज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो कार्बन एटम है इसका साइज और जो ये यानी कार्बन एटम का साइज और ये जो मेरा सी प्लस आयन जो है इसका साइज का अगर बात करें तो किसका ज़्यादा साइज होगा, तो ज़्यादा साइज होगा ये वाला, एटॉमिक रेडियस का साइज ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि कटायन जैसे ही कटायन कब फॉर्म होता है, जब कोई भी एटम अपने मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो उसे पॉजिटिवली चार्ज चढ़ जाता है और वो कटायन फॉर्म होता है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जितना पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा एटम पर उतना ही उसका साइज जो है सो छोटा होगा। ठीक है, और जितना ही उस पर निगेटिव चार्ज चढ़ेगा उतना ही साइज जो होगा सो उसका बड़ा होगा। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि रेडियस ऑफ कटायन का जो रेडियस होता है वो एटम के रेडियस से छोटा होता है। ठीक है, और अनायन यानी कि अनायन का जो रेडियस होता है वो एटम के रेडियस से बड़ा होता है। क्यों एटम के रेडियस से बड़ा होता है, क्योंकि अभी हम लोग समझें कि अब सपोज डैट कार्बन एटम है और कार्बन एटम में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, अनायन फॉर्म करेगा और उस पर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, निगेटिव चार्ज चढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें प्रोटॉन कितना है, 6 ही है और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया। तो जब प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन तो वो जो अंतिम वाला सेल यानी कि वैलेंस सेल जो है वो तो अब दूर जाएगा, न्यूक्लियस से तो दूर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के पास होता है, वही ना वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और जब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियस तो उसको मतलब उतना अच्छा से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो कार्बन एटम है सो और जो C- है यानी कि अनायनिक रेडियस अनायन जो है सो इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो किसका साइज ज़्यादा होगा, अनायन का, क्योंकि अनायन का हम साइज़ देख रहे हैं कि बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि कटायन का रेडियस एटम के रेडियस से कम होता है और अनायन का रेडियस एटम के रेडियस से ज़्यादा होता है। बस इतना ही ध्यान में रखना और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।